हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टी.एस. एलियट के क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। टी.एस. एलियट का इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही फेमस मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न क्रिटिक है ये। तो टी.एस. एलियट की अगर हम बात करें तो 1948 में इनको इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1948 में, और बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे हैं जैसे कि द वेस्टलैंड है, बहुत ही पॉपुलर इनकी पोइम है द वेस्टलैंड, जो काफ़ी सारे रेफरेंसेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहुत ही मिक्सर करके लिखा गया है, काफ़ी सारी लैंग्वेज यूज़ की गई है, काफ़ी लंबी पोइम है ये। तो अगर हम टी.एस. एलियट की एज ए क्रिटिक बात करें तो इन्होंने क्रिटिसिज्म में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और सबसे पहले तो ये इसके बारे में एक बात ध्यान रखना कि ये अमेरिका में पैदा हुए थे, बाद में इन्होंने कन्वर्जन किया था, ये एंग्लो कैथोलिक बन गए थे और ब्रिटेन में आके रहने लगे थे। तो इनकी एक कन्वर्जन पोएम भी है एश वेडनेसडे, तो वो जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज हम सिर्फ क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसको लिखा था 1919 में, और इसको पब्लिश भी 1919 में करवाया गया था। द इगोइस्ट नाम की एक मैगजीन थी, इगोइस्ट मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था। ये वर्क एक तरह से जो रोमांटिक्स राइटर थे उनके कुछ एलिमेंट्स पे इसको अटैक किया गया है। जैसे कि जो रोमांटिक्स राइटर हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने बोला था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग विच रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब है कि पोइट्री जो है वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, जो पोइट के इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं पोइट्री से। तो अपने इमोशंस के साथ ही एक पोइट जो है वो पोइट्री लिखता है, ऐसा मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ का। बट टी.एस. एलियट के अपोजिट व्यूज थे। वो टी.एस. एलियट जो है इसमें बोल रहे हैं ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में कि पोइट्री एस्केप फ्रॉम इमोशंस। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोइट्री एस्केप फ्रॉम इमोशंस और पर्सनैलिटी। तो टी.एस. एलियट का मानना है कि एक जो पोइट है और उसकी जो पोइट्री लिखी गई है उसमें पोइट का इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। वो अपने जो ग्रेट पोइट होते हैं वो अपने इमोशंस को मिक्स नहीं करते हैं पोइट्री के साथ, वो पोइट्री से अलग ही रखते हैं अपने पर्सनल इमोशंस को। तो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे ट्रेडिशन का मतलब क्या है? ट्रेडिशन का मतलब यहाँ पे कोई पुरानी बातों से नहीं है बल्कि टाइमलेसनेस से है, हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस का मतलब है कि पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सर। टी.एस. एलियट बोल रहे हैं कि जो पास्ट के राइटर हैं यानी कि जो प्रेजेंट के अब राइटर हैं उनको सीखना चाहिए पास्ट के राइटर से, उनको स्टडी करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे होमर के बारे में बोला गया है। होमर को अच्छे से पढ़ के हम एक अच्छे पोएट बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं। इसलिए जो पास्ट के राइटर हैं उनको अच्छे से स्टडी किया जाना चाहिए। और यहाँ ट्रेडिशन जो है इंडिविजुअल टैलेंट जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब किसी पोइट का इंडिविजुअल टैलेंट से नहीं है बल्कि जो पास्ट के जो पोइट्स हैं, जो डेड पोइट्स हैं, उनको स्टडी करके हम अपने इंडिविजुअल टैलेंट को गेन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट के जो राइटर हैं या जो क्रिटिक हैं उनके इंडिविजुअल टैलेंट की बात नहीं है बल्कि जो पास्ट के पोइट हैं उनसे सीख कर हम अपने इंडिविजुअल टैलेंट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को काफ़ी बार पेपर में पहले पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे टी.एस. एलियट क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी पोएम में पोइट की जो पर्सनैलिटी है वो एक्सप्रेस नहीं होती है, पोइट के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी भी पोइट जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को या पर्सनल इमोशंस को उसमें शेयर नहीं करता है। इट मीन्स द पोएम हैज़ नथिंग विद द पर्सनल इमोशंस एंड द फीलिंग ऑफ द पोइट। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पोइट की जो फीलिंग्स हैं, जो उसके जो इमोशंस है, ये दोनों पोइट्री से अलग हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि ये एक ही है। अब पोइट जो है अपने
पर्सनल एक्सपीरियंस को या इमोशंस को शो करते हैं, बट टी एस इलियट ने अपोजिट बोला है, यही है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद दूसरा जो वर्क लिखा है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इसको भी 1919 में ही लिखा गया है। और यहाँ पे स्टडी किया है टी एस इलियट ने। हैमलेट एक प्ले है जो लिखा है शेक्सपियर ने। इस प्ले को टी एस इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। आर्टिस्टिक फेलियर इसको क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि शेक्सपियर ने फैक्ट्स और जो फीलिंग्स है उसके बीच में बैलेंस नहीं किया। यानी कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है हैमलेट, जो प्रिंस हैमलेट है, उसके अंदर जो चल रहा था वो जो आउटर जो फैक्टर थे उससे बैलेंस नहीं हो रहा था। उसके अंदर का जो बदला लेने की भावना थी, या जो बाहर जो शेक्सपियर ने किस तरह से उसको परफॉर्म करते हुए दिखाया है, वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है वहाँ जो प्ले में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक क्लासरूम का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्लासरूम को आप कब मानेंगे कि ये एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जांपल है? जब वहाँ के ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ की चीज़ों से कोरिलेट कर रहे हो। जैसे कि एक क्लासरूम है, वहाँ पे कुछ चेयर पड़ी है, कुछ बेंचेज हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है, मार्कर है, तो इस तरह से चीज़ें देखो कोरिलेट कर रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। और अगर इसी को हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जांपल ये कब नहीं होगा? जब मान लो चेयर भी हैं, बेंचेस भी हैं, बट वहाँ पे राउंड टेबल लगी हुई है, जैसे रेस्टोरेंट में होता है, कुछ बैलून्स लगा रखे हैं, तो क्या हम इसको क्लासरूम बोल सकते हैं? नहीं ना, इसको हम एक पार्टी हॉल बोलेंगे। तो ये क्लासरूम का एग्जांपल नहीं है। इसलिए अगर हम इसको क्लासरूम बोलते हैं तो ये एग्जांपल नहीं होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। इसी तरह से शेक्सपियर ने फैक्ट्स और फीलिंग्स के बीच में बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से टी एस इलियट ने इसको क्रिटिसाइज किया और इसको बोला है आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, हैमलेट को। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है वो पॉपुलर की है टी एस इलियट ने, कॉइन नहीं की है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि इस टर्म को कॉइन किसने किया है। इस टर्म को कॉइन किया है एक अमेरिकन पेंटर और पोएट है, वॉशिंगटन एल्स्टन। वॉशिंगटन एल्स्टन ने इस टर्म को कॉइन किया है, ना कि टी एस इलियट ने। टी एस इलियट ने इसको पॉपुलर किया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो वर्क है क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, द मेटाफिजिकल पोएट। इसके बारे में थोड़ा सा 4-5 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। मेटाफिजिकल पोएट। अब ये वर्ड देखो, मेटाफिजिक्स वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया है, किसने यूज किया है? ठीक है, अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें, मेटाफिजिक्स सबसे पहले वर्ड कॉइन किया है विलियम ड्रूमंड ने। विलियम ड्रूमंड ने सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया 1640 के आसपास। और उसके बाद इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया है जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन ने बोला था डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। ये कोटेशन है जॉन ड्राइडन की। जॉन डन के बारे में बोला है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। तो उसके बाद यूज किसने किया है? ड्राइडन ने। वर्ड को कॉइन किया है ड्रूमंड ने और यूज किया सबसे पहले ड्राइडन ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेटाफिजिकल पोएट, द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट, ये कॉइन किसने किया है? यानी कि पोएट को इंक्लूड करके द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है द लाइव्स ऑफ पोएट। तो उसमें बहुत सारे पोएट्स की बायोग्राफी लिखी है, 52 पोएट्स की बायोग्राफी है उसमें। तो उसमें जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है, जैसे कि जॉन डन है, एंड्रयू मार्वल है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ऐसे किसने लिखा है इस नाम से, आपको ये याद रखना है, ऐसे लिखा है टी एस इलियट ने।
सबसे पहले मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया ड्रूमंड ने कॉइन किया है, सबसे पहले यूज़ किया ड्राइडन ने, और फिर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स कॉइन किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, और द मेटाफिजिकल पोएट नाम से ऐसे लिखा है टी.एस. इलियट ने। चारों चीज़ें अलग अलग है, आपको अलग अलग याद रखनी है, ठीक है। अब हम इस ऐसे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऐसे में टी.एस. इलियट ने क्या डिस्कस किया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तो क्रिटिसाइज़ किया है इनको मेटाफिजिकल पोएट को, बट टी.एस. इलियट ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है। तो वो बोलते हैं कि इनमें जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे जैसे कि जॉन डन है, अब्राहम काउले है, इनमें क्या खास बात थी कि ये जो डिसिमिलर चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करते थे, ठीक है। और ये इस तरह से डिसिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करना भी एक आर्ट है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि डिसिमिलर चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट किया जाए, इस तरह से कंपेयर कर दें। तो ये बहुत एक टैलेंट की बात है पोइट्स के लिए। एक आर्टिस्ट ऐसे कर सकता है, कोई साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा बोला है टी.एस. इलियट ने। जैसे कि अगर हम बात करें जॉन डन की एक पोएम है फॉरबिडिंग मॉर्निंग वाली, तो उसमें उसने कॉम्पस के साथ कंपेयर किया है अपनी बिलव्ड को, कॉम्पस का एग्जांपल दिया है। और जो अब्राहम काउले है उसने हैंड ग्रेनेड के साथ अपनी जो बिलव्ड है उसके हार्ट को कंपेयर किया है। तो डिसिमिलर चीज़ों को किस तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रेज किया है टी.एस. इलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स को, और उनको बोला है कि ये बेस्ट पोएट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं। और यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनका कुछ फ्रेज है जैसे कि द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है? जब हमारी थॉट्स और फीलिंग जो है वो मिक्स हो जाए। यूनिफाई मतलब एक साथ होना। जब थॉट्स और फीलिंग एक साथ हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। जैसे कि जो हमारे अंदर होता है, जो फीलिंग्स हमारे अंदर है वही हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये टैलेंट किस में था? मेटाफिजिकल पोएट्स में। जो उनके अंदर जो चल रहा था वो वही एक्सप्रेस कर रहे थे विदाउट एनी आर्टिफिशियलिटी, ठीक है। बिना किसी दिखावा के, बिना किसी आर्टिफिशियलिटी के वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे जो उनके अंदर चल रही थी, ठीक है। और इसी तरह से इसका अपोजिट है द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये अपोजिट है। थॉट्स और फीलिंग्स को जब सेपरेट किया जाए तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद जो पोएट्स आए हैं, जो राइटर आए हैं, उनमें किसी में भी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद मॉडर्न एज में आकर टी.एस. इलियट के वर्क्स में ऐसा देखने को मिला है कि यूनिफाई की है चीज़ों को, यानी कि थॉट्स और फीलिंग को यूनिफाई किया गया है, जैसे कि द वेस्टलैंड में किया है टी.एस. इलियट ने। और इसके बाद इसके टी.एस. इलियट के दो और वर्क्स लिख लेना, पोइट्री एंड ड्रामा और दूसरा है द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पोएटिक ड्रामा, ठीक है। ये दो और पढ़ लेना, पढ़ने नहीं है मतलब सिर्फ आपको टाइटल याद रखने हैं। तो ये 5 वर्क हैं जो क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से टी.एस. इलियट के इम्पोर्टेंट है। आपको पहले 3 अच्छे से पढ़ने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अलग अलग जो इनकी टर्म्स हैं उनको याद रखना है, और इनकी डेट भी आपको याद रखनी है। और इसकी जो डेट है 1921, सीक्वेंस में भी आपको ये याद रखने हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।